सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार रेणु जी, कैसे हैं आप? भाई ये तो बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए, बड़ा सामान्य सा प्रश्न इसलिए हो गया है कि भाई जब साथियों से मिलते हैं तो बस खुशी दुगनी हो जाती है, तो ये तो पूछना सब बिल्कुल बेकार है। मतलब सखी सहेली कार्यक्रम के लिए अगर हम लोग बैठे हैं ना पूनम, तो तुम्हारे भी चेहरे से जो है ना खुशी तो कहीं जा नहीं रही है, चेहरा बिल्कुल खिला जा रहा है। क्योंकि जब हम साथियों आपसे मिलने आते हैं ना, तो बस ऐसा ही लगता है कि हम कहीं अपने बड़े खास के पास बैठे हैं, अपने दोस्तों के बीच में बैठे हैं ना। और रेणु जी, मेरा ये प्रश्न पूछने का एक कारण और ये भी था। अच्छा, कुछ कारण था? हाँ, कारण कि हम तो बड़े खुश हो गए कि नहीं तुम्हारे में बड़ी परवाह करती हो, इसलिए नहीं परवाह करती हूँ, इसीलिए मैंने पूछा कि अभी क्या है, बारिश का जैसे समय चल ही रहा है और सर्दी खांसी ये तो आम मतलब बोलना चाहिए बातें हो गई। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो इसलिए पूछ लिया कि आपके हालचाल कैसे हैं, तबीयत ठीक है कि नहीं है? अच्छा। तो भाई तबीयत बहुत दुरुस्त है। और वैसे हाँ, तबीयत से बात याद आई कि इसमें जरूर हम अब इस पर बात करेंगे, क्योंकि आजकल थोड़ा सा सर्दी जुकाम वाला मामला फैला हुआ है और उसके लिए बड़ी घबराहट भी है लोगों में। लेकिन फिलहाल हम पहले विषय बता दें, क्योंकि इस कार्यक्रम के शुरू में थोड़ा सा घबराहट वगैरह की गुंजाइश रखनी नहीं चाहिए ना। तो क्योंकि आज व्यंजन का दिन है, तो मस्त हम लोग कुछ अलग हटके व्यंजन की बात करेंगे, विधियां बताएंगे अपने साथियों को। और बारिश में हमारा घर, ये विषय जो है वो खास है कि भाई किस तरह से अपने घर गृहस्थी का ख्याल रखें। और सखी विशेष में हम बात करेंगे आज सखी विशेष में हम बात करेंगे गौड़ कलाकार जो हैं दुर्गाबाई व्याम की जी। और जो बहुत ही कहना चाहिए कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है, अभी कहें कि महंगाई भी है, महंगाई तो पहले भी थी, चीजें जो चल रही हैं, तो इसमें क्या है कि अब बचत करना बहुत जरूरी हो गया है ना। मतलब बहुत जरूरी है कि हम कैसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ पैसे बचा सकते हैं ना। तो खासकर ये जो आदत है हम अपने बच्चों में भी डाल सकते हैं, ताकि उनको अपने फ्यूचर, अपने भविष्य में कई परेशानियों से मतलब बच सके। बिल्कुल। या यूं कहें कि अगर कोई दिक्कत आती है तो एक संबल रहे, एक उनके पास आर्थिक रूप से अगर उनके पास कुछ सहारा रहेगा तो वो परेशानी भी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों की जो है परेशानी आसानी से नहीं निकलती है, लेकिन परेशानी में वो कुछ ऐसा कुछ कर जाते हैं कि हम लोग कार्यक्रम में उनका नाम शामिल करते हैं, उनकी बातें शामिल करते हैं, उनका काम शामिल करते हैं कि वो क्या क्या करते हैं, है ना। क्योंकि इच्छा होती है सभी की कुछ कुछ करने की, तो ऐसी ही इच्छा जो है ना सबके मन में रहती है। ये शब्द ही ऐसा है कि जिसमें कह सकते हैं ना कि हमारे सफलता की सीढ़ी होती है ना? बिल्कुल। कुछ करने की चाह, मन की अगर दृढ़ इच्छा जो होती है ना, हमें ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंचा ही सकती है ना, हमेशा पहुंचाती ही है, कह सकते हैं। रास्ते में चाहे कितनी भी तकलीफें हो, अगर दृढ़ इच्छा है हमारे मन में, तो हमें अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। और कहते हैं ना कि चाहत बड़ी हो तो उड़ान के लिए आसमां भी छोटा पड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। और कुछ ऐसी ही कहानी है गोंड कलाकार दुर्गाबाई व्याम की। साल 1972 को मध्य प्रदेश जिले के छोटे से गांव बरबसपुर में जन्मी दुर्गाबाई ने आदिवासी गोंडी भित्ति चित्रकला से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और उन्हें बचपन से ही ना रेणु जी चित्रकारी का खास लगाव रहा है। शायद यही कारण था कि मात्र 6 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ से दिगना चित्रकारी की कला सीखी। ये जो दिगना चित्रकारी होती है ना, इसमें क्या होता है कि शादियों और फसलों के त्योहारों के मौके पर घरों की दीवारों पर, फर्शों पर चित्रित किए जाते हैं। परंपरागत डिजाइन्स होते हैं ये जी, कुछ खास होते हैं। और आप सभी जानते हैं, हमारे साथी सब जगह के बड़ी अपनी एक विशेष शैली होती है, वही चीजें बनाई जाती हैं और उनको बनाने का एक तरीका भी अलग होता है। हर जगह पेड़ पौधे अलग ढंग से बनते हैं, पंछी अलग ढंग से बनते हैं, घर अलग तरीके से बनाए जाते हैं, उनमें जो रंग का संयोजन होता है वो भी बहुत अलग होता है। लेकिन अगर हम जो दुर्गाबाई जी की बात करें तो बहुत गरीब परिवार में थी, बहुत संपन्न नहीं था उनका घर, माली हालत ठीक नहीं थी। 2 भाई और 3 बहन का परिवार था और उसमें भाई जाहिर है कि स्कूल जाने का उनको मौका नहीं मिला। लेकिन इस हालात को उन्होंने कभी भी अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने चित्रकारी को ही अपना एक लक्ष्य बना लिया कि हमें यह सीखना है और करना है। 15 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने सुभाष व्याम से शादी कर ली। मिट्टी और लकड़ी की मूर्तियां बनाने वाले सुभाष व्याम को 1996 में भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में लकड़ी से आकृतियां बनाने का काम मिला
और वो पहली बार जब दुर्गाबाई जो थी वो गांव से बाहर आई थी, यही वो मौका था जब वो गांव से बाहर निकली पहली बार। हाँ, दुर्गाबाई के कलात्मक जीवन में केवल सुभाष व्योम ही नहीं बल्कि उनके चचेरे भाई एक गोंड आर्टिस्ट जंगगढ़ सिंह श्याम जी का भी हाथ है। आजकल दुर्गाबाई और सुभाष एक साथ कार्यशालाएं लेते हैं, कलाकारों को गोंड चित्रकला के अभिन्न तत्व सिखाते हैं और चित्रकला के माध्यम में आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए परिवर्तनों को दर्शाते हैं। और हमारे एक साथी ने ये सारी जानकारी लिखकर भेजी है। पूनम, तुम चौंक रही होगी ना कि हम क्या बता रहे हैं। भाई हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, हमारे साथी हमारा सहयोग कर देते हैं, है ना। और ये लिखते हैं कि 1973 में वो भारतीय आदिवासी महिला कलाकारों में से एक है जो भोपाल में जनजातीय कला की गोंड शैली में काम करती हैं। दुर्गा का अधिकांश काम उनके जन्मस्थान मध्य प्रदेश के मंडला जिले के एक गाँव बरबसपुर में ही निहित है। वो तो बिल्कुल सही कहा हमारे श्रोता साथी ने। यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे रेणु जी कि जब वो भोपाल आ गई अपने पति के साथ, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी कार्यशालाएं तो ली, लेकिन इसी दौरान उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई और लंबे समय तक उन्हें भोपाल में रहना पड़ा। यहाँ रहना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने तीनों बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने घरों में झाड़ू पोछा का भी काम किया। यानी कि किसी भी काम को वो छोटा नहीं समझती हैं और धीरे धीरे उनकी कलाओं को भी सराहना मिलने लगी, क्योंकि इसके साथ साथ वो ये अपनी कला को भी बराबर समय दे रही थी। और जाहिर है कि फिर धीरे धीरे लोग उनकी चित्रकारी पसंद करने लगे। 1997 में पहली बार भारत भवन भोपाल में उनकी चित्रकारी की प्रदर्शनी लगाई गई और यहाँ से उनकी सफलता की शुरुआत शुरू हो गई। और शुरुआत जो हुई तो फिर जाहिर है कि धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगा। फिर धीरे धीरे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में भी कार्यशालाएं ली और फिर तो आगे बात बढ़ती चली गई। अब बात करें तो अमेरिका और लंदन तक पहुंच गई भाई। उन्होंने वहां पर भी अपनी कला की प्रदर्शनी की। दुर्गाबाई व्याम की चित्रकलाओं में आदिवासी लोक कथाओं और पौराणिक लोक कथाओं की झलक दिखाई देती है। उनकी चित्रकारी की विशेषता कथा कहने की उनकी क्षमता है और उनके चित्र खासकर गोंड प्रधान समुदाय और लोकप्रिय लोक कथाओं के देवकुल से लिए गए हैं जी। और लोक कथाओं में उनकी रुचि तो बचपन से रही है और इसके लिए वो अपनी दादी का आभार जताती हैं, क्योंकि उनकी दादी जो है वो कहानियां सुनाया करती थी। यही होता है ना, जब दादी नानी के साथ रहो तो कहानियां हम सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं और फिर जाहिर है कि वो हम अपनी कलाकृतियों में कहीं ना कहीं उसका प्रदर्शन करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का उन्होंने गोंड चित्रकला से प्रदर्शन किया और जाहिर है कि जिसके लिए उन्हें बहुत सराहना मिली। साथ ही साल 2018 में कोच्चि और में प्लाईवुड पर एक कथा बनाई जिसमें बहुत ही अलग तरह की चित्रकारी की गई थी। और दुर्गाबाई व्याम का कहना है कि उन्हें नदियाँ, पेड़, वृक्ष, जैसे कि आपने बताया ही दिवाली उत्सव है, जानवरों और पक्षियों को चित्रित करना ज़्यादा पसंद है और वो उसे अपने तरीके से, मतलब अपनी शैली में बनाकर प्रदर्शित करती हैं और जिसमें वो रंग भी भरती हैं। और इसे बनाने के लिए पहले वो एक पेन लेती हैं और उसके बाद वो पेन से डिजाइन बनाती हैं, आकृति, उसके बाद फिर उसमें कलर वो भरती हैं। जी हाँ, यानी कि एक बाहर की आउटलाइन जब बना लेते हैं तो जाहिर है कि आधार मिल जाता है, फिर उसी हिसाब से उसमें रंग भरती हैं। उनकी गोंड चित्रकला की इस शैली के लिए कई पुरस्कारों से जाहिर है उन्हें नवाजा गया। भाई उनकी एक तपस्या है जो वो आगे लेकर चल रही है। पारंपरिक चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान उन्हें दिया गया। मुंबई में विक्रम अवार्ड और दिल्ली में महिला अवार्ड से सम्मानित किया गया। और भी बहुत सारे, हमें उम्मीद है कि अभी तो बहुत काम कर रही हैं, धीरे धीरे आगे देश के बहुत सम्मान भी उन्हें मिलेंगे ही, है ना। जी हाँ, बिल्कुल। वाकई रेणु जी, ऐसी जो महिला है ना, ये प्रेरणा स्रोत है ना जी, बिल्कुल। जो छोटे समाज से निकल के अपने सपनों को कैसे पूरा करती हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी रहे कहानी है। दूसरा एक बात और है कि अपनी लोक कलाओं को हमें किस तरह से और प्रसारित करना चाहिए, ये भी एक बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं हम विलुप्त हो रही हैं चीज़ें, या जो उनका मौलिक स्वरूप है वो कहीं कहीं हट रहा है। तो मौलिक स्वरूप के साथ साथ कुछ नए प्रयोग भी किए जाएं ताकि उन्हें और विस्तार मिले, है ना। तो इस तरह से करते रहना चाहिए। हम इन्हें याद करते हैं और इनकी कला को सम्मान देते हैं, सलाम करते हैं।
भाई काम अगर सही तरीके से किया जाए तो मंजिल तो मिल ही जाती है ना। और इसी तरह से अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो घर पे ही बहुत सारी बचत हम कर सकते हैं और बच्चों से भी करवा सकते हैं। बस सारा काम जो हमें करना है वो हम बच्चों से शुरू करवा लेते हैं। घर का काम उन्हें नहीं, बच्चों को हाथ बटाना चाहिए। ऐसे ही बचत में भी बचत बच्चों से शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल, बात इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगे उन्हें जीवन में संस्कार जो बचपन से पढ़ते हैं वही आगे पड़े रहते हैं और वही काम आते हैं ना। बिल्कुल। और वैसे भी कहते हैं ना कि फिजूल खर्ची जो होती है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। हाँ। एक एक चीज़ों को कई बार ऐसा होता है ना कि हम सेम चीज़ जो होती है उसको कई बार खरीद लेते हैं। अब बच्चे कभी जिद करते हैं कि उनके पास जो कार है वो फिर से वो कार लेना चाहें, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसमें कहीं ना कहीं हम रोक लगाएंगे और जब बच्चे समझने लायक हो जाते हैं ना तो उन्हें समझाया जा सकता है जी ना, कि ताकि वो इस तरह के फिजूल खर्चियों से बच सकें। हाँ। और फिजूल खर्चियों के साथ साथ कुछ न कुछ पैसा अलग से बचाएं जिसको कि उसे रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं है। हमारे साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजी हैं कि किस तरह से कि मतलब बचत की जो है, धन की बचत करना बड़े समझते हैं पर बच्चे से नहीं समझ पाते। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि बाल मन चंचल होता है, ज़रूरत और चाहत में फ़र्क होता है। इस बात को आपको बच्चों को समझाना होगा। इसके लिए आप जब भी बाजार जाएं तो बच्चों को साथ लेकर जाएं। इससे जब आप सामान खरीदेंगे तो बच्चे को महंगे और सस्ते की जानकारी दे सकते हैं। सामान की खरीदारी करते समय उन पर अंकित कीमत को पढ़ना बताएं। दुकानदार को चुकाई गई कीमत के बारे में बच्चे से सवाल करें, जवाब करें, और इससे बच्चे को मज़ा भी आएगा और ख़रीदारी को लेकर समझ भी बढ़ेगी। तो बड़ी व्यावहारिक बात कही है ना, बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। और एक चीज़ और है रेणु जी, मुझे लगता है कि जब हम घर के सामानों की लिस्ट बना रहे होते हैं उस समय भी अगर हम बच्चों की हेल्प ले लें या उनकी सहायता ले लें या उनको बैठा दें कि भाई देखिए कि हम कैसे महीने की लिस्ट बना रहे हैं ना सामानों की, जो ज़रूरी सामान है, तो इस तरह से उनकी अगर हम सहायता लेंगे तो वहाँ पर भी वो बच्चे समझेंगे कि क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कैसे देखा जाता है कि पूरी जो महीने की जो सैलरी होती है उसे किस तरह से मैनेज किया जाता है, कैसे किस चीज में किस मद में कितना खर्च करना है, किस में कम करना है, किस में ज्यादा करना है, या किस में कटौती की जा सकती है। अक्सर उन्हें ये समझ नहीं आता है कि बचाएं तो कहाँ से बचाएं, है ना। तो ये आप समझा सकते हैं। एक बात और है कि कुछ बच्चों को जैसे कि पैसे की वक़्त नहीं समझ में आती, जैसे उसका मूल्य नहीं समझ में आता कि कितना महत्वपूर्ण है। तो कुछ ऐसी अगर बात हो तो एक हम बहुत छोटा ही बच्चा था, उसने अपनी छोटी बहन के लिए सोच रहा था कि क्यों मम्मी पापा से ये इतना जिद करता है और इसको दे भी देते हैं। तो एक बार उसी ने बताया, वो कक्षा 10 में पढ़ने वाली लड़की ने बताया अपनी माँ से, आप इसके हाथ में पैसे दीजिए और इससे दुकानदार को दिलवाइए, तो ये 100 के जब 5 नोट देगी तो इसे पता चलेगा कि अच्छा इसने 500 रुपए खर्च किए हैं। आप वो कहते हैं और जिद करते हैं और हम दे देते हैं, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि कितनी नोट हमने दी। हमने कह दिया 500, 100 रुपए का है, ये 50 रुपए का है। तो वो हाथ में जब पैसे आते हैं और जब आप अपने हाथ से खर्च करते हैं तो उसका महत्व समझ में आता है। तो ये भी प्रयोग किया जा सकता है ना? क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात। भाई इतनी छोटी बच्ची ने इतना अच्छा क्या बोलना चाहिए सुझाव दिया कि बहुत अच्छा नजरिया था कि उसको लगा, या वो महसूस करती रही होगी क्योंकि बड़ी है घर में, तो उसको लगा होगा कि अच्छा हम जब देते हैं तो मुझे महसूस होता है कि अच्छा मैंने 500 खर्च किए, या 100 में 100 की भी एक नोट दी तो हमें पता चल रहा है अच्छा 100 रुपए दिए हैं। अगर ऐसे नाम सुनने में उसमें बहुत फर्क हो जाता है ना। वो तो है। इसी तरह से ही बच्चों को समझाया जा सकता है ना। खेल, कई बार ऐसा होता है कि हम खेल खेल में भी बच्चों को समझा सकते हैं रेणु जी। जैसे एक बच्चों का बिजनेस गेम करके आता है, तो वो जो रुपए पैसे वाले जो होते हैं ना, उसमें उसके द्वारा भी बच्चों को पैसों की अहमियत जो होती है पता चलती है ना, और कैसे खर्च करना है, कैसे नहीं खर्च करना है, कौन से उस खेल में कैसे चीज को छोड़ के आगे बढ़ना है, कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, किसमें हम अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, किसमें वो पत्ते बचा सकते हैं, वो सारी चीजें आ सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही एक श्रोता ने भी लिख के भेजा है रेणु जी। ये लिखते हैं कि बचपन में जो आदत लग जाती है वो जल्दी नहीं जाती, इसलिए बच्चों को शुरू से ही ऐसी बातें सिखानी चाहिए जो आगे चलकर उनके काम आ सके। पैसों की बचत करना एक ऐसी आदत है, इसके लिए बच्चों को गुल्लक ला कर दें। इससे बच्चों में बचत करने की आदत पड़ती है और बच्चों को जो जेब खर्च मिलता है या कभी किसी मौके पर कोई उन्हें उपहार के तौर पर पैसा देता है तो बच्चे उसे गुल्लक में जमा कर सकते हैं।
छोटे बच्चों को यह एक खेल की तरह लगता है। गुल्लक में पैसे जमा कर बच्चों को बहुत खुशी होती है, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत पुराना नुस्खा है ना रेणु जी। हमारे समय में हम जब छोटे थे तो मम्मी हमको गुल्लक ला के देती थी, बोलती थी कि जो भी मेहमान पैसा दे तो उस गुल्लक में डाल देना, और जब ये गुल्लक भर जाएगा तो वो जब हम फोड़ेंगे तो इससे तुम्हारे लिए नई ड्रेस या नए खिलौने या जो तुमको जैसे साइकिल लेनी है, कुछ ऐसी फरमाइश है वो उससे पूरी की जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है जो पहले से चला आ रहा है, और मुझे लगता है आज भी कुछ घरों में, जैसे कि एक घटना है मुझे याद आ रही है, तो अभी हाल फिलहाल में मेरे एक दोस्त हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि उनका 3.5 साल का बच्चा है, तो वो रोज उसको 10 रुपए देते हैं और बोलते हैं कि अपने गुल्लक में डाल के आओ। और जब क्योंकि उसको साइकिल लेनी है, अच्छा हाँ, तो साइकिल लेनी है तो इसलिए फिर वो उसको रोज 10 रुपए देते हैं, गुल्लक में डालता है वो, और वो खुद ही बोलता है कि जब पापा ये गुल्लक भर जाएगी तो मैं साइकिल लूंगा। तो इस तरह से सोचिए छोटा सा बच्चा भी ये चीज समझ रहा है ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और बिल्कुल हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है कि बच्चे क्या सीखेंगे भाई। हालांकि उन्होंने बड़ा चुनौतीपूर्ण तरीके से लिखा है कि मुंह खुला नहीं कि सारा सामान हर चीज हाजिर है, और उनके लिए माता पिता भाई दोनों कमा रहे हैं और बच्चे भी क्या है 1-2 ही रहते हैं। तो ये लिख रहे हैं कि मैं जिस वाक्य का उल्लेख कर रही हूँ वो हमारे पड़ोस में रहने वाले परिवार की है। तो परिवार बड़ा हुआ करते थे, भाई बहन की संख्या ज्यादा होती थी। उनकी माँ जो एक घरेलू सुघड़ महिला थी, महीने के शुरू में ही बच्चों के हाथ में पैसा दे देती थी। पॉकेट मनी बोलती थी कि वो ये तुम्हारा पैसा है, कभी तुम्हारा बस छूट जाए या टिफिन छूट जाए तो खाना और खर्च करना, और महीना खत्म होने पर जिस बच्चे के पास पैसा बचा रहेगा उस बच्चे को इतना ही पैसा और मिलेगा मेरी तरफ से। जी हाँ, सुघड़ माँ गार्जियन ऐसे ही अपने बच्चों में बचत की आदत डालती हैं, और वे सारे भाई बहन भी कुछ न कुछ पैसा जरूर बचाते थे क्योंकि उन्हें दूसरे महीने में माँ से ज्यादा लेने होते थे। तो सच बात है, ये लिख रहे हैं कि सच पूछिए तो हम भी उस बचत के कायल थे, हमने भी उनसे बचत करना सीखा। क्या बात तो ये है। बड़ा अच्छा है, एक तरह से कहना चाहिए पुरस्कार रूप में जब पैसे आप देते हैं तो बच्चों में बचत की आदत अपने आप पड़ जाती है। ठीक है, लालच में ही सही। हाँ और वैसे भी पुरस्कार लेने की तो सभी को अच्छा लगता है, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों। तो बच्चों में इस तरह से भी हम बचत की आदत डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है, और मुझे तो लगता है ये सब चीजें सिखानी चाहिए बच्चों को ना। हाँ। और एक चीज और है रेणु जी, जैसे कि उन्होंने बोला ना कि बच्चों की जिद होती है ना, जिद के सामने खासकर माता पिता झुक ही जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी करना चाहिए कि हमको उनकी बातों को नजरअंदाज करके उनको ऐसी गैर जरूरी जो चीजें हैं उनको ना दिलाएं ना, बल्कि उस जगह उनको समझाएं कि क्या चीज लेनी जरूरी है क्या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा है ना कि बचत में, अपव्यय में, या जैसे कि कहते हैं फिजूल खर्ची में और कंजूसी में बड़ा फर्क है। इसका भी एक पैमाना जो है वो निर्धारित करना चाहिए और बताना चाहिए। जैसे हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा ना कि जरूरत में और चाहत में बड़ा फर्क है। तो ये समझाना चाहिए कि ये एसेंशियल चीजें हैं और ये जो है हमारी लग्जरी है ना, ये शौक की चीज है, इसको हम नहीं पूरा करेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके का विवेक जो है वो बच्चों में हम कैसे कहते हैं कि विकसित कर सकते हैं। दिल के चैन के लिए बहुत सारी और भी चीजें जरूरी है ना। पैसा बहुत ज्यादा हो तो बहुत हद तक रहता है दिल में चैन शायद ना। वैसे पैसों से चैन तो खरीदा नहीं जा सकता है, नहीं, लेकिन थोड़ा सा रहता है। हाँ, तसल्ली पूरी तरह नहीं रहता है, लेकिन हाँ जैसे कहते हैं ना कि पैसा तनाव सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल सही है। और हमारे साथी लिखते हैं कि इस दौर में जरूरी है कि बच्चे पैसों का मोल जाने। आप उन्हें ये समझाएं कि आप पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, अतः वे अपनी पॉकेट मनी के दिए हुए पैसों से बचाकर कुछ राशि बचाएं, फिजूल खर्ची से बचें। मुझे याद है जब हम छोटे थे तब गुल्लक में पैसे जमा करते थे, फिर कुछ बड़े हुए तो पास ही मम्मी ने पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा दिया, जिससे हर महीने हम 10 रुपए जो है जमा करते। वर्ष में वो बहुत बड़ी राशि हो जाती और बहुत खुशी मिलती थी। अपने जमा पैसों को देखकर वो चाहे पैसे हम पर ही खर्च होते थे या कहीं और, यही बचत की आदत बड़े होने पर भी रही। अतः कई बड़े काम किए, अभी कोई आर्थिक परेशानी नहीं आई कभी भी। तो भाई ये बड़ी अच्छी बात है। तो अब हम लोग की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को लेकर पोस्ट ऑफिस जाएं। हाँ, पोस्ट ऑफिस जाएं, बैंक जाएं और उनके नाम का बैंक अकाउंट भी आप खोल सकते हैं ना। 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको बैंक में कैसे जमा करना चाहिए राशि, और वो सारी जो डिटेलिंग होती है, डिटेल जो हम उसमें फॉर्म भरते हैं, तो वो सारा चीज किस तरीके की खाते वहाँ खुलते हैं, बचत के खाते हैं, रिकरिंग है, और भी जो भी चीजें हैं
वो सब उन्हें जानकारी धीरे धीरे दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों से भी वो बचत करना सीखेंगे ही। और साथ ही जैसे पॉकेट मनी की बात की, तो पॉकेट मनी कई बार ऐसा होता है कि जो माता पिता है वो ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हैं, तो ये इस बातों का भी वो ख्याल रखें कि पॉकेट मनी लिमिट में या जितनी उनको ज़रूरत है तो वो दें, ताकि थोड़ी बहुत खर्च, जैसे उनको चॉकलेट लेना है तो इस तरह के छोटे मोटे काम वो कर सकें। और एक चीज़ और है रेणु जी की न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत खासकर बच्चों को डालनी चाहिए। वो हर तरीके से अच्छी बात है, लेकिन उसमें न्यूज़पेपर में एक बिजनेस वाले जो कॉलम आते हैं उसको पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करें, ताकि वो देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा समझ सकें। ना, ये बात बिल्कुल सही है। और धीरे धीरे जो घर की व्यवस्था से धीरे धीरे वो अर्थव्यवस्था देश की भी समझेंगे, विस्तृत रूप से समझेंगे। इन्होंने और भी लिखा है, एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब है बचत का सीधा मतलब है मितव्ययता। बचत केवल धन की नहीं, बच्चों को ईंधन, जल, समय, आहार आदि की बचत, मितव्ययता की बात भी समझाई जानी चाहिए और समझाना चाहिए। तो रेणु जी, एक श्रोता जो हैं वो लिखते हैं कि बच्चों में डाले बचत की आदत, बहुत ही अच्छा विषय दिया है आज आपने। दरअसल बचत एक ऐसी आपातकालीन व्यवस्था है जो बुरे वक्त पर काम आ सकती है। बचत की हुई छोटी पूंजी भी आड़े वक्त काम आ जाती है, और बचत की रकम जब बड़ी हो जाती है तो हम एक काम बहुत ही बड़ी सुगमता से कर लेते हैं, जिसका हमने सोच विचार भी नहीं किया था, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आज एक कल्पना करें कि अगर अपने बचत से या फिर घर खर्च की बचत से या जेब खर्च से जो भी पैसे हम बचाते हैं वो बड़ी पूंजी हो जाए, तो उस बड़ी पूंजी को आप एक अच्छे काम में खर्च कर सकते हैं। और अगर बचत नहीं की होती तो संभवतः काम नहीं हो पाता। इस प्रकार देखा जाए तो बचत की हुई रकम भविष्य के लिए सुरक्षा निधि का काम करती है, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल सही बात है, यह आपातकाल में काम आती है। ऐसे ही हमारे साथी लिखते हैं कि बात सीखने की ज़रूरत है। जब माता पिता समय की या सब संसाधनों की या फिर पैसे की बचत करेंगे तो बच्चों को भी ये ज्ञान होगा कि बचत एक अच्छा साथी हो सकता है जो मुश्किल वक्त में बढ़िया साथ दे रहा है। तो बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है कि अभिभावकों की ये जिम्मेदारी बनती है। यहीं एक साथी और लिखते हैं कि बच्चों में बचत की आदत डालना ये बहुत अच्छी आदत है। मुझे लगता है कि इस आदत के साथ साथ बच्चे समय की बचत, बिजली की बचत, पानी की बचत, इसका भी महत्व सीख जाते हैं। तो एक पंथ दो काज हो जाता है। तो वाकई, और चलिए तो फिर हम भी एक पंथ दो काज कर लेते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब तुम गीत सुनाने की बात कर रही हो। हमारे एक साथी ने और भी बहुत अच्छा लिखा है कि टीपे टीपे पानी भरे। तो ये जो है ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, ये कहने के लिए कहावत मतलब वाकई बहुत सारे जो कहता है ना कि पुरानी है, लेकिन हमेशा से सार्थक रही है, प्रासंगिक है। तो गुजराती की ये जो कहावत है, मुहावरा है, लिख रहे हैं कि टीपे टीपे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो बचत एक ऐसा मित्र जो हर संकट की घड़ी में साथ जरूर देता है। हाँ, तो रेणु जी, अभी जैसे कि मौसम सभी को पता ही है कि बारिश का हो रहा है, और इसमें खासकर अपने घर में जो रखी चीज़ें हैं उन्हें कैसे संभाल के रखा जाए। हालांकि ये हमारी जो सखियां हैं वो तो बखूबी जानती ही हैं, लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे इसमें कि भाई और हम कैसे इन चीज़ों को संभाल के रख सकते हैं ना। हाँ, कुछ चीज़ों का पहले से अगर ख्याल रखेंगे तो ये जो बारिश है बहुत परेशानी नहीं बनेगी, है ना। जैसे कि घर पे जैसे हम अनाज वगैरह रखते हैं ना, तो अनाज हम स्टोर करके रखते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं। गेहूं है, चावल है, दालें हैं, तो इस तरह की चीज़ों को सूखे स्थान पे रखें ना खासकर। हाँ। और उसमें जो दवाई होती है, टिक्की आती है, या आप सूखे नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं। हाँ। लौंग डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें घुन या कीड़ा नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगता है। और मौसम का ख्याल रखते हुए कम सामान खरीदें, इस समय चीज़ें ज़्यादा न खरीदें, है ना। और जैसे अगर बेसन है, सूजी है, सूजी भून के रख लें। और बेसन आदि अगर है, अगर आपके फ्रिज में जगह है तो आप फ्रिज में रख लें, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। वो तो है ही। और रेणु जी, जैसे आपने फ्रिज की बात की, तो भाई अभी जो नमी का समय है और ख़ासकर जो हमारा फ्रिज होता है ना, वो भरा रहता है ना, तो इस समय फ्रिज का भी बहुत उसकी सफाई का, हाँ, खासकर उसकी सफाई का ध्यान रखें और महीने के महीने या 1.5-2 महीने में उसे साफ करते रहें। बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करें। ये तो हमारे रसोई घर तक सीमित हो गई बात, लेकिन पूनम सबसे पहले तो जैसे बालकनी है, छत है, जहां पर भी नाली है, तो जाहिर है कि थोड़ा कचरा आ जाता है, पत्ते हैं, कागज है,
छोटे छोटे सीख आदि मिलकर इकट्ठा बनकर पूरी नाली को चोक कर देते हैं, ढक देते हैं। तो ऐसे में जब बारिश होगी, जहां नहीं भी शुरू हुई है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी लिख रहे हैं कि यहाँ तो अभी तक बारिश नहीं हो रही है, तो जाहिर है वहां पर तैयारी तो आप कर लें, कम से कम उन सब नालियों को साफ कर लें, क्योंकि फिर पानी जब जमा हो जाएगा तो अब आप तो छत पर जाएंगे नहीं, जब बारिश हो रही होगी तो अब पता लगा पानी जमा हो गया और फिर घर में चू सकता है घर आपका। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों की तैयारी बहुत जरूरी है। सीलन पड़ सकती है। बिल्कुल जी। और ऐसे एक श्रोता ने लिखा है, रेणु जी, वो लिखते हैं कि बारिश में घर के बाहर जो पायदान होते हैं ऐसे समय में जरूर रखना चाहिए, और दीमक रोधक का छिड़काव, मच्छरों के बचाव हेतु कीटनाशक डालते रहना चाहिए ना। सोफा है, कालीन है, इन सबको ना समय समय पर धूप दिखाना चाहिए, और क्रॉस वेंटिलेशन मतलब हवा जाने के लिए जो भी रास्ते हैं, खिड़कियां आदि जब समय रहे या बारिश की बौछार न आ रही हो तो आप खोल दें। सामने आमने के जो दरवाजे हों या खिड़की के सामने दरवाजा और खिड़की है, यानी कि आमने सामने जो भी हवा का जो वायु का प्रवाह होता है जिससे, वो जरूर खोल दे, ताकि साफ सफाई होती रहे और जो भी चीज गीली है वो सूख सके। देखो पायदान तो जैसे इन्होंने कहा कि रख दें, लेकिन उसके संग संग उसके सूखने का भी ख्याल रखें। और बहुत मोटा वाला जो भी पायदान आपके घर में है उसको तब्दील कर दें, कोई पतला हल्का रख दें, भले ही 4 परत करके कोई ऐसा रख लें, कपड़ा तौलिया जो भी, ताकि उसको फिर खोल दें तो एक परत हो जाए, पतला हो जाए और सूख सके आसानी से, है ना। और इसके संग संग एक बात और है कि ये तो हो गई घर की बात, ऐसे ही जैसे हमने छत और बालकनी आदि की बात की, या कहीं पर भी ऐसे छप्पर जैसा है, तो या हमने अभी पंछियों के लिए पानी आदि के लिए रखा था बर्तन, तो अब उसकी आवश्यकता है कि नहीं वो देख लें। ऐसा तो नहीं कि उसमें पानी लग गया है और उसमें मच्छर पनप रहे हैं। टायर ट्यूब आदि तो बड़ी सामान्य सी चीज है, ऐसे भी केवल प्लास्टिक भी पड़ी रहती है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसमें गड्ढा बन जाता है तो पानी एकत्र हो जाता है। तो इन सब चीजों को पूरी अच्छी तरह से देख लें कि कहीं पर भी पानी तो नहीं लग रहा है ना। बिल्कुल। और इसी तरह जो डस्टबिन होता है जो हम रखते हैं बाहर ना, सबसे महत्वपूर्ण, तो वो डस्टबिन में जो हम कचरा रखते हैं तो खासकर ये ध्यान रखें कि वो जो पॉलीथिन है वो बंधा हो और वो सूखा हो ना। डस्टबिन को हमेशा सूखा रखें। जो गीले जो होते हैं आज ना, गीले कचरे को अलग रखें, सूखे कचरे को अलग रखें, और उसे पूरी तरह ढका हुआ रखें। और जैसे कि अगर आप उसका जो अंदर का पॉलीथीन होता है या डिब्बा जो है, वो अगर आप 4-5 दिन में साफ कर रही थी तो आज आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा, और उसको सूखने का बिल्कुल ख्याल रखें। ये बात बिल्कुल सही है पूनम। और उसके संग संग थोड़ा साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखें। कुछ जैसे कि कुछ गोलियां या कुछ ऐसे जो एंटीसेप्टिक्स वाले जो लिक्विड आते हैं उन सब का छिड़काव करते रहें, ताकि वहां पर मच्छर मक्खी ये सब ज्यादा न आए। वो उसकी गंध से फिनाइल आदि जैसे डाल दें 1 आध बूंद, तो उसमें भी डस्टबिन में नीचे, तो उसमें जो है आसपास सफाई रहेगी और आपको भी बदबू नहीं लगेगी, है ना। ये इन सब बातों का तो बिल्कुल ध्यान रखें ही आप जी। और हम तो ध्यान रखेंगे, लेकिन हमारे साथी ने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। कई दिनों से बारिश का जिक्र होने के बावजूद हमारे बिहार में प्रचंड गर्मी पड़ रही है दीदी। तो ऐसे बारिश और घर का संबंध अटूट है। आज से 10 साल पहले हमारे घर फूस का हुआ करता था, हल्की सी बारिश होते ही घर चूने लगता था। अब जबकि हमारा घर छतदार बन गया है तो बड़ी सहूलियत है। भगवान से यही प्रार्थना है कि जिन लोगों का भी घर नहीं बना है, अभी नहीं बना है, ईश्वर जल्दी उसे पूरा करें। कितनी प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी बात कही इन्होंने। बिल्कुल। और ऐसे एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि बारिश शुरू नहीं हुई कि हर महिला की परेशानी शुरू हो जाती है। बरसात का मौसम अपने साथ कई बीमारियों को भी साथ लाता है। बारिश के दिनों में घर को साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है, जो कि बहुत चुनौती भरा होता है, क्योंकि बारिश में बाहर गंदगी घर के अंदर तक आ जाती है। इससे बचने के लिए अपने घर में छोटे पायदान और आसनों को रख सकते हैं, ताकि बाहर से आने वाला पैरों को पोंछ कर अंदर घर आए। जब भी घर में पोछा लगाएं तो डेटॉल या फिनाइल डालकर लगाएं। साथ ही साथ अपने कालीन, सोफे, बिस्तर वगैरह को समय समय पर साफ करते रहें। सबसे बड़ी मुश्किल जो बरसात में होती है वो है बदबू। इससे बचने के लिए घर में रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करें। हाँ, बहुत सारे जो प्राकृतिक फ्रेशनर हैं, जैसे कि बात अक्सर हम करते रहते हैं कि हाँ वो जो लेमन ग्रास है उसको खूब अच्छे से उबाल कर उसका बना लें। उसकी कटोरी जगह जगह रख सकते हैं, पावदान आदि पर छिड़क सकते हैं। पर्दे आदि अगर बहुत मोटे हैं तो उनको भी आप तब्दील कर दें, बदल दें, अगर संभव हो तो हल्के डाल दें, ताकि इस तरह से नमी न रहे।
रेणु जी, एक मैसेज जो हम अभी बात कर ही रहे थे मानसून और घर की रख रखाव की, तो एक श्रोता ने लिख के भेजा है कि मानसून के दिनों में अगर आप अपना घर बारिश के लिए तैयार नहीं रखती तो ये मौसम आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। बारिश का मतलब है नमी, बदबू मारते कपड़े, अलमारियों में फंगल इन्फेक्शन और फर्नीचर का खराब होना। इसलिए खूबसूरत मौसम का मज़ा लेने के साथ साथ घर को बचाने के लिए आपको पहले से थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ बच्चों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कोई बीमारी ना हो। स्वच्छ पानी की व्यवस्था और घर में बने खाने का पर ही जोर देना चाहिए। बिल्कुल, बात बहुत सही है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे हमारे एक साथी ने बहुत लंबा सा अपना एक संस्मरण सा लिखकर भेजा है कि कैसे वो कितने वर्ष तक 55 वर्ष का घर हो चुका है उनका, और कितने वर्ष वो रहे उसमें, फिर किस तरह से छत छूती थी उसमें, कभी कभी वो लोग नहा भी लेते थे। तो कुछ इस तरह से उन्होंने लिखा है कि उनकी यादें ताज़ा हो गई। तो भाई घर तो ऐसा ही होता है, लेकिन बारिश के समय उसका स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है ना। कहीं कहीं से घर के अंदर भी बारिश होने लगती है, तो उन सब की पहले से तैयारी कर लें तो बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। और एक बात और है कि खासतौर से बारिश में बिजली के तार आदि कहीं अगर आपके घर में खुले हैं, आपको पहले से लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा खतरा है, तो बारिश के पहले कृपया हाथ जोड़कर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उसको व्यवस्थित कर ले, क्योंकि वो जानलेवा हो सकता है ना। बिल्कुल। और इसी तरह जैसे हमारे साथी ने लिखा है कि भाई स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो हम व्यंजन में बहुत सी अच्छी चीजें बताने वाले हैं। क्या बात है, हम जो भूल ही गए। सर्दियों और खासकर ये बारिश के मौसम में जैसे बुजुर्ग होते हैं, हाँ, तो पकौड़े तो नहीं बता रही हो ना? नहीं, पकौड़े नहीं, पकौड़े अच्छा। तो पकौड़े हमारे वैसे एक साथी ने लिखकर भेजा, वो हम बताएंगे। तुम कुछ और बताओगे, लेकिन एक बात है कि इसलिए भी बताना बड़ा जरूरी है क्योंकि विषय से हटकर हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, हमारा 16 महीने का बच्चा भी सखी सहेली बड़े चाव से सुनता है। तो भाई बच्चे, आपको हाय हेलो नमस्कार। और सखी सहेली की धुन सुनाई देते ही सखी सहेली बोलने लगता है। अरे वाह क्या बात मतलब है। कह सकते हैं ना कि एक छवि सी बन गई सामने की 16 महीने का ये बच्चा किस तरह से कूद कूद के सखी सहेली बोल रहा होगा। तो भाई इनको बता देते हैं कैसे लड्डू आदि बनेगा, है ना। बिल्कुल भाई, आप भी सुन लीजिए जी। तो रेणु जी, पहले गोंद और गुड़ के लड्डू हम बता देते हैं। इसमें सामग्री जो लेनी है, 200 ग्राम गुड़ है, काजू बादाम मखाना ये सब आधा कटोरी लेना है। खसखस लेना है 40 ग्राम। खरबूज या तरबूज के बीज ले सकते हैं। खसखस कुछ जगहों पर उसको पोस्ते का दाना भी बोलते हैं ना। अच्छा, हाँ, वही है ना खसखस। हाँ। और घी है, बेसन 1 चम्मच लेना है, गेहूं का आटा 250 ग्राम लेना है, जायफल, इलायची और किशमिश। तो विधि हम बता देते हैं। पहले आपको कढ़ाई में घी गर्म करना है और इसके बाद गोंद जो होता है उसको सेक ले। गोंद को सेक लेंगे तो वो मखाने जैसा हो जाता है ना। हाँ, फूल जाता है। हाँ, फूल जाता है। तो सूखा उसको सेकना है, बिल्कुल आप कोरे मतलब कढ़ाई में उसको सेक ले, नहीं तो तवे पर सेक ले। थोड़ा घी में सेकना है, लेकिन पहले सूखा सेक लेंगे, फिर थोड़ा आप घी डाल सकते हैं, लेकिन आप सूखा करेंगे तो ही वो पॉप अप हो जाएगा, यानी फूल जाएगा, है ना। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने बताए हैं ना, जो तो वो उसको भी सेक लें घी में, और खसखस को भी थोड़ा सा सेक लें। ये सारी चीजों को सेकने के बाद क्या करना है कि कढ़ाई में घी डालकर 1 चम्मच बेसन डालना है और उसको भूंज लें। साथ में जो हमने गेहूं का आटा लिया है 250 ग्राम उसको डालें और घी में धीमी आंच में भूंजते जाए। अगर घी की जरूरत हो तो थोड़ा सा और डाल दें घी। और जब ये सिक जाए तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपने लिए थे, है ना, तो वो सारे हमने बताए थे, हाँ, जो बादाम है, काजू मखाना, तो ये सब उसको जो आप मिक्सी में आप पीस के जो आपने दरदरा करके रखा हुआ है ना, और उस सबको उसमें मिला दें। और जो गोंद है उसको मिक्सी में ना पीसे, उसको कटोरी की सहायता या किसी से ऐसा थोड़ा सा दबा लें तो वैसे ही वो पिस जाएगा। बहुत हल्का होता है। हाँ, वो तो हाथ से ही ऐसे चूरा हो जाता है और पूरी तरह से उसको पीसे बिना तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो दरबरा सा अच्छा लगता है, बीच बीच में आता है जब। तो ये सारी की तरह ना। हाँ तो इन सारी चीजों को भी उस मिश्रण में मिला दें और थोड़ा सा जैसे जायफल कीस के डाल दिया, थोड़ा इलायची पाउडर डाल दिया, किशमिश डाल दिया, तो ये सब चीजों को मिलाकर ये मिश्रण तैयार कर लें। अब चाशनी बनाना है तो चाशनी के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा गुड़ डालें, जितना आपने बोला गया था, करीबन 200 पूरा डालना है ना। हाँ, 200 थोड़ा सा बोल रही तो 200 में से केवल 2 ग्राम डालना है। 200 ग्राम डालना है। जो 250 ग्राम आटा के लिए 200 ग्राम गुड़ चाहिए ही।
तो जो ज्यादा मीठा खाना चाहते हैं वो 250 ग्राम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कर, हमारी तरफ से बढ़ा लीजिए। तो इसमें थोड़ा सा घी भी डालना है 1 चम्मच, और साथ में थोड़ा सा पानी डालना है 1-2-3 चम्मच। अब ये जब पिघल जाए तो थोड़ा सा इसको पका लीजिए, 3 से 4 मिनट ही इसको बस पकाना है। अब जब चाशनी नहीं बनानी है पूरी तरह से, ऐसा बस वो पिघल जाए थोड़ा सा। अब जब वो थोड़ा पक जाए तो जो भी मिश्रण जो तैयार किया था हमने पहले, वो सब इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह, और उसका पूरा आटे का बेसन मिला हुआ जी, तो उसको अब मिला लें और लड्डू बना लें। बस दोनों हाथ में लड्डू। हाँ, बच्चों को खिला लें। बिल्कुल, बच्चों को खिला सकते हैं, बूढ़ों को खिला सकते हैं, क्योंकि खुद भी खाइए। हाँ, क्योंकि ये सब जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा जरूरी है कि हम प्याज के पकौड़े बता दें। भाई ये तो जबान के लिए टेस्टी बहुत लगता है ना, तो खास कर मीडियम साइज के। और 4 टेबल स्पून बेसन और आधा इंच अदरक घिसा हुआ, 2-3 हरी मिर्च, चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, हरा धनिया पत्ता, और 1 टेबल स्पून अजवाइन ले लें, छोटी चम्मच चाहिए आपको, टीस्पून शायद चाहिए अजवाइन, और आधा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून नमक चाहिए। ये तो आप हमारी बहनों को अंदाज होगा, चाहे हमारे भाई लोग भी बनाएंगे तो उन्हें आता होगा। तो नमक डाल लें, फिर तेल तलने के लिए रख लें। क्रिस्पी प्याज का पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को हल्का मोटा काट लें। जब प्याज अच्छी तरह से कट जाए तो उसे एक बर्तन में हाथों से उसको थोड़ा अलग अलग कर लें, ताकि उसकी सब परत अलग हो जाए। और फिर जब प्याज अच्छी तरह से मिल जाए तो उसमें नमक, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक, अजवाइन, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। जब सारी सामग्री अच्छी तरह से मिल जाए तब सबसे अंत में बेसन डालकर उसे भी सारी सामग्री के साथ मिला लें। और ऐसा करें कि हर जो प्याज का जो कटा हुआ टुकड़ा होता है उसमें लिपट सा जाए बेसन, है ना। और सारी सामग्री अच्छी तरह से मिल जाए तो एक पैन में तेल डालकर उसे गैस पर गर्म कर लें। तेल अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए तो उसे टिकिया के आकार का बनाकर क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। पकौड़ा क्रिस्पी हो जाए तो उसे एक बर्तन में निकालकर नाश्ते के जो प्लेट है उसमें सर्व कर दें चाय के साथ। क्या बात है। कॉफी पीना हो तो कॉफी के साथ। रेणु जी, वाकई जिया तो कर नहीं रहा है जाने का लेकिन क्या करे, वक्त हो चला है ना। हाँ, लेकिन समय का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो जिया भी नहीं जाएगा। तो जीने के लिए जरूरी है कि समय से हम लोग यहाँ से विदा हो लें। बिल्कुल। तो सखी सहेली कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।